भारत का इतिहास जानते हैं सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियों से नहीं बना है। ये उन लड़ाइयों की भी कहानी है जिन्होंने इस देश का नक्शा, इसकी तकदीर सब कुछ बदल दिया। तो आज हम उन्हीं कुछ सबसे जरूरी, सबसे निर्णायक लड़ाइयों को समझेंगे। और हाँ, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी होने वाला है। तो जरा सोचिए, वो कौन सी लड़ाइयाँ थीं, वो कौन से युद्ध थे जिन्होंने सिर्फ सरहदें नहीं बदलीं, बल्कि भारत की पूरी पहचान ही बदल कर रख दी। ये सिर्फ तलवारों का टकराना नहीं था, ये वो मोड़ थे, वो टर्निंग पॉइंट्स, जहां से इतिहास ने एक बिल्कुल नया रास्ता पकड़ लिया। तो चलिए देखते हैं आज का सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के उन युद्धों से जिन्होंने नींव रखी। फिर देखेंगे साम्राज्यों के बनने और बिखरने का दौर। इसके बाद बात होगी नई शक्तियों के आने की, फिर औपनिवेशिक ताकतों से टकराव और आखिर में एग्जाम्स के लिए क्विक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समय में एकदम पीछे चलते हैं, हमारे पहले पड़ाव पर। बात करते हैं प्राचीन भारत के निर्णायक युद्धों की। ये वो लड़ाइयाँ थीं जिन्होंने उस भारत की नींव रखी जिस पर आज की पूरी इमारत खड़ी है। और शुरुआत होती है तशराग्य युद्ध से। नाम से ही जाहिर है, 10 राजाओं का युद्ध। सोचिए, ये लड़ाई इतनी पुरानी है, इतनी प्राचीन कि इसका जिक्र हमें वेदों में, जी हाँ, ऋग्वेद में मिलता है। ये शायद भारतीय इतिहास की पहली रिकॉर्डेड लड़ाइयों में से एक है। अब एग्जाम के लिए कुछ जरूरी बातें नोट कर लीजिए। ये युद्ध हुआ था राजा सुदास, जो थ्रित्सु भारत जनजाति के थे, और उनके सामने था 10 जनजातियों का एक गठबंधन। लड़ाई हुई परुष्णी नदी के किनारे, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। सोर्स, जैसा मैंने बताया, ऋग्वेद। और नतीजा, राजा सुदास की जबरदस्त जीत हुई, और इसी जीत के बाद भरत जनजाति का दबदबा बढ़ा, और कहा जाता है कि इसी जनजाति के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कितना फैसिनेटिंग है ना? अब आते हैं उस युद्ध पर जिसने सिर्फ इतिहास नहीं, एक सम्राट का दिल भी बदल दिया। बात हो रही है कलिंग युद्ध की, 261 BC। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने एक राजा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आमने सामने कौन थे? एक तरफ अपनी पूरी ताकत के साथ मौर्य साम्राज्य, जिसे लीड कर रहे थे सम्राट अशोक, और दूसरी तरफ था कलिंग का राज्य, जिसके राजा थे नंदराज। देखिए, इस युद्ध का जो असली नतीजा था ना, वो जंग के मैदान में नहीं, बल्कि अशोक के दिल और दिमाग में सामने आया। मौर्य साम्राज्य जीता तो जरूर, पर वो जीत एक भयानक तबाही की कीमत पर मिली थी। लाखों लोगों की मौत ने अशोक को अंदर से झकझोर दिया, और उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शुरू की धम्म की नीति। मतलब अब तलवार से नहीं, बल्कि शांति और धर्म से शासन होगा। ये शायद इतिहास में किसी शासक का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। उनके शिलालेख आज भी इसकी गवाही देते हैं। चलिए, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम उस दौर में चलेंगे जहां युद्ध साम्राज्यों को बनाने और उन्हें मजबूत करने के लिए लड़े गए। और यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव होता है, गुप्त शक युद्ध। एक तरफ गुप्त साम्राज्य, लीडर थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और दूसरी तरफ थे पश्चिमी शक, जिनका राजा था रुद्र सिंह तृतीय। ये वो युद्ध था जिसने गुप्त साम्राज्य को उसके शिखर पर पहुंचा दिया। नतीजा, गुप्तों की एक तरफा जीत। भारत से शक साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। और हाँ, एक पॉइंट जो एग्जाम्स में बार बार आता है, इसी बड़ी जीत के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की, जिसका मतलब होता है सूर्य के बराबर शक्तिशाली। ये उपाधि उनकी ताकत का प्रतीक बन गई। अब देखिए एक और जबरदस्त टकराव। ये उत्तर और दक्षिण भारत के 2 सबसे बड़े सूरमाओं के बीच की जंग थी। एक तरफ पुलकेशिन द्वितीय और दूसरी तरफ सम्राट हर्षवर्धन, और रणभूमि बनी नर्मदा नदी का किनारा। अच्छा, सवाल ये है कि हमें जबरदस्त लड़ाई के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो ये डिटेल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसका जिक्र मिलता है ऐहोल शिलालेख में, जिसे लिखा था कवि रवि कीर्ति ने। ये हमें याद दिलाता है कि उस जमाने के ये शिलालेख और लेख आज हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। भारत के दरवाजे पर पश्चिम से नई ताकतें दस्तक देती हैं, और यहाँ से भारतीय इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू होता है। और इस नए अध्याय की शुरुआत होती है अरोड़ की लड़ाई से।
इसे लीड किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ये वो पहली बड़ी एंट्री थी जिसने भारत में मध्ययुगीन काल यानी मिडीवल एरा की नींव डाली। तो ये लड़ाई इतनी ज़रूरी क्यों है? क्यों इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच हुई ये जंग भारत में पहली बड़ी अरब मिलिट्री सक्सेस थी, और इसी के साथ भारत में इस्लामी शासन का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने आने वाली सदियों तक यहाँ के पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल दिया। चलिए, अब समय में और आगे बढ़ते हैं। हम पहुंचते हैं आधुनिक काल की दहलीज पर। यहाँ कहानी है एक बढ़ती हुई ब्रिटिश ताकत की और उसके खिलाफ हुए जबरदस्त प्रतिरोध की। और इस प्रतिरोध का एक बड़ा नाम है आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कोई एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि 4 युद्धों की पूरी एक सीरीज थी। जंग थी दक्षिण भारत पर कब्जे की। पहले युद्ध में मैसूर के हैदर अली ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। दूसरा युद्ध लगभग बेनतीजा रहा, लेकिन तीसरे युद्ध में पासा पलटा और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। और फिर आया चौथा और आखिरी युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हो गए और मैसूर का सूरज डूब गया। इस एक जीत ने पूरे दक्षिण भारत में अंग्रेजों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो हमने काफी लंबा सफर तय किया। चलिए अब परीक्षा के लिए इन सबको जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं, एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो ये है वो टर्निंग पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। 261 बीसी कलिंग युद्ध, अशोक का महान परिवर्तन। चौथी सदी गुप्त शक युद्ध, विक्रमादित्य का उदय। 712 एडी अरोड़ की लड़ाई, भारत में अरबों का आगमन। और 1799 एडी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसने ब्रिटिश हुकूमत पर पक्की मोहर लगा दी। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। इतिहास कौन लिखता है, विजेता या फिर खुद ये युद्ध ही इतिहास लिख देते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?